हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन मशीन्स का ही कंटिन्यूएशन सेशन है। इस सेशन में हम बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और अपने चैप्टर को करेंगे क्रिस्टल क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज पुली। पुली आप सबने सुना होगा, बहुत ही कॉमनली ये जो एक सिस्टम है एक तरह का, ये यूज़ किया जाता है हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में, चीज़ों को सिंपल बनाने में, लोड को सिंपली बहुत ही आसानी से उठाने के लिए। तो आपने कोई कुआं देखा है, एक वेल देखा है, जहाँ पर आपको ये बोला गया हो कि इस कुएं में से पानी की बाल्टी बाहर निकालनी है, पानी से भरी हुई बाल्टी बाहर निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अच्छा ठीक है, तो आप बोलोगे कि ऐसा करना है, तो आप बोलोगे कि स्टेयर्स हैं तो मैं स्टेयर्स से उतर के जाता हूँ या जाती हूँ और पानी की बाल्टी उठा के ले आऊँगी। दूसरा तरीका है कि आप एक बाल्टी लो, खाली बाल्टी, उसको रस्सी से बांधो और आप उसको इस दीवार के साथ साथ नीचे भेज दो, तो पानी की बाल्टी तो ऊपर आ ही जाएगी किसी ना किसी तरह। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसमें पानी बचेगा? मुझे नहीं लगता, बहुत कम बचेगा। ठीक है, अब एक और चीज़ है जो आप कर सकते हो, वो क्या है, यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम लगा दो जिसके थ्रू रस्सी जाए और उस रस्सी से, उस रोप से आप बकेट को टाई कर दो। अब यहाँ से धीरे 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 बकेट को नीचे छोड़ो, बकेट को पानी में डाल दो, पानी भरो एंड देन यू पुल इट अलोंग। तो आप नीचे की तरफ जोर लगाओ और दूसरी तरफ से जो लोड है वो ऊपर की तरफ को आने लग जाएगा। सो दिस इज अ पुली सिस्टम। ठीक है, ये बहुत कॉमनली कुछ और जगह पहले क्या होता था, इन हिली एरियाज वेयर देयर यूज्ड टू बी अ रिवर। ठीक है, तो रोड्स की कनेक्टिविटी इतनी थी नहीं कि ब्रिजेस बने या रोड्स बने, तो उस केस में ना वहाँ पर ऐसा ही कुछ पुली सिस्टम का यूज़ किया जाता था जिससे लोग एक नदी के एक तरफ से दूसरे तरफ आते थे या फिर उसी चीज़ में वो सामान भी बेचते थे। तो यहाँ पर भी पुली का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं पर अगर हम ये कॉन्वेयर बेल्ट्स देखें जो एयरपोर्ट्स पे देखने को मिलती हैं, तो इनमें भी ना ये क्या करती हैं, ये मूव करती रहती हैं। तो अगेन यहाँ पर भी पुलिस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आते हैं ये ट्रक्स। ठीक है, तो आप ये ट्रक देख रहे हो, इसको कुछ हैवी लोड उठाना है भाई, बिल्कुल क्रेन को कुछ हैवी लेकर जाना है, तो यहाँ पर भी एक पुलिस सिस्टम का यूज़ करके यहाँ पर हम हैवी लोड को उठाएंगे। सो दीज आर द वेरियस प्लेसेस वेयर पुली सिस्टम इज यूज। तो पुली क्या है? पुली बेसिकली एक व्हील है या फिर सेट ऑफ व्हील्स है जिसके अराउंड हम कुछ रोप को टाई करके, जो रिम के अराउंड रोप को टाई करके हम चीज़ों को या लोड को ऊपर की तरफ उठाते हैं। ठीक है, तो पुली क्या है, कैसा दिखता है? ठीक है, अगर हम इसको एक सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करें तो ये कैसा होता है, तो ऐसा ही एक गोला सा होता है, मतलब एक सर्कल शेप का एक कुछ स्ट्रक्चर होता है जो या तो वुडन होगा या फिर मेटेलिक होगा। एक डिस्क शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डिस्क होती है जो वुडन या मेटेलिक होता है, राइट। अब उसमें ना यहाँ पर वो अटैच होता है एक पॉइंट पे जिसे हम बुलाते हैं एक्सेल। ये एक्सेल अटैच्ड होता है ऊपर की तरफ एक सपोर्ट से, मतलब कि मान लो ये सपोर्ट है तो यहाँ से यहाँ पर एक्सेल है, तो यहाँ से ये यहाँ पर अटैच्ड होगा, इस पॉइंट से एक्सेल पॉइंट जो है वो अटैच्ड होगा एक सरफेस से। ठीक है, दूसरा ये जो रिम्स होती हैं इसकी, मतलब ये जो डिस्क है इसका जो सरफेस है वो ग्रूव्ड होता है। ग्रूव्ड मतलब ऐसे एकदम स्मूथ नहीं होगा, वो कुछ ऐसा होगा, मतलब कुछ डिप्रेशन से होंगे, पहले एक डाउनहिल अपहिल, डाउनहिल अपहिल, ऐसे कुछ डिप्रेशंस, ग्रूव्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसा ग्रूव्ड ये रिम होता है। इज दैट क्लियर? और ये एक ब्लॉक से, एक्सेल एक ब्लॉक से अटैच्ड होता है जो ब्लॉक सपोर्ट से अटैच होता है। तो पुली कुछ ऐसा दिखाई देता है। और पुली क्या करता है, ये बेसिकली एक सिंपल मशीन है जो एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देती है और लोड को ऊपर उठाती है।
ठीक है। गराज में जैसे जो गराज होते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी इंजन्स या मशीनरी कुछ उठानी होती है, तो वहाँ पर भी आप 10 लोग भी लगा दोगे ना, वो नहीं उठेगा क्योंकि वो इतना हैवी मटेरियल्स होते हैं। तो वहाँ पर भी पुली का ही यूज़ किया जाता है और उस हैवी लोड को उठाया जाता है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे रखा जाता है। तो ऐसे ही अगर हम और थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो ये जो पुली है इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ को स्ट्रिंग लगे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया कि ये क्या था, ये था सपोर्ट, ठीक है। ये जो ब्लैक दिखाया गया है दिस इज एक्सेल, ठीक है, एक्सेल, ठीक है। और ये क्या है, ये एक ग्रूव्ड रिम है जिसके अराउंड ये स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग एक रोप, एक रस्सी, कुछ भी लगा देते हैं। एक तरफ हम उसमें लगाएंगे लोड और दूसरी तरफ हम उसमें एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। मान लो अब ये लोड है, अब इस लोड को हमें ऊपर को उठा के लेके जाना है, ठीक है। तो हम एफर्ट नीचे की तरफ को लगाएंगे। Is that clear? So this is what pulley is, a simple machine in which by which the direction of effort is changed to raise up a load. लोड को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए हम एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। करेक्ट, सिंपल, समझ आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ पुली। पुली की मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है? हमने MA मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा है, तो अब हम इसी को पुली के केस में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आता है फॉर एन आइडियल पुली, ठीक है। आइडियल पुली मतलब एक ऐसी पुली कि जितना एफर्ट लगाया ना उतना ही लोड हम उठा पाए। तो मतलब एफर्ट इज इक्वल टू द लोड, ठीक है, या फिर लोड इज इक्वल टू एफर्ट, ठीक है। तो इस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज है या फिर MA है दैट विल बी इक्वल टू 1। दूसरा है एक्चुअल पुली। तो अगर हम एक्चुअल पुली की बात करें तो हम अगर अपनी लाइफ में एक्चुअल स्मूथ सरफेसेस की बात करें तो क्या होती है? they are not actually smooth, right? There is always some roughness in any surface. तो यहाँ पर भी एक्चुअल पुली में क्या होती है, there is फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से आप जितना एफर्ट लगा रहे हो उससे कम आपका लोड है, ठीक है। तो इस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज है दैट विल बी लेस देन 1, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है ना कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है या फिर ये 1 से भी कम है तो हम यूज क्यों कर रहे हैं पुली का? द रीजन बीइंग, मैं आपको एक बड़ा सा पत्थर दे दूं, मतलब 50 किलो, चलो 50 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, चलो लेट अस टॉक अबाउट 25 kgs, ठीक है। एक सामान दे दिया विच इज 25 kgs। अब मैं आपको बोलूं कि आप इसको उठाओ और इसको सिर के ऊपर लेकर जाओ, ठीक है। मतलब जो आपकी हाइट है बिल्कुल आपके बिल्कुल हेड के पैरेलल उसका जो बेस है वो आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे से वो 25 किलो उठा के यहाँ पर लाना, डोंट यू थिंक दिस इज अ लॉट ऑफ एफर्ट, है ना एफर्ट। अब दूसरी तरफ मैं आपको क्या करूं कि उस वेट को एक रस्सी के एक साइड से बांध दूं, उसको एक मूविंग रिम के साथ लगा दूं रस्सी को और बोलूं कि अब आप दूसरे तरफ से खींचो और अब आप इस 25 किलो की आइटम को उठाकर अपने आंखों के लेवल पर लेकर आओ। तो क्या आपको लगता है कि आप इजीली कर पाओगे? ऑफ कोर्स कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एफर्ट जो लोड है वो ऊपर को आना है, लेकिन जो आप एफर्ट लगा रहे हो ना वो नीचे को है। तो जब हम नीचे को एफर्ट लगाते हैं तो वो एफर्ट लगाना ज्यादा कन्वीनियंट होता है एज कंपेयर टू द एफर्ट दैट इज मेड टू, दैट इज आई मीन जो एफर्ट हम लगाते हैं टू पिकअप या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जो एफर्ट होता है दैट इज नॉट कन्वीनियंट एज कंपेयर टू द एफर्ट जो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। नीचे को कोई चीज खींचनी है आराम से कर पाएंगे, ऊपर को कोई चीज उठानी है हमें ज्यादा एफर्ट लगेगा। तो इसीलिए हम इवन दो द mechanical advantage is 1 and even less than 1 we use pulley so as to make our effort like lesser, मतलब जो हमारा काम है उसको आसान बनाने के लिए हम पुलीज का यूज करते हैं। बात क्लियर हो गई सबको अच्छे से? तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हील एंड एक्सेल, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इजी है, समझते हैं इसको। तो व्हील और एक्सेल, तो व्हील और एक्सेल अगेन क्या है, ये एक सिंपल मशीन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक सिंपल मशीन है, ऑलराइट। तो इसमें क्या होता है ना कि
या तो दो व्हील्स आपस में अटैच्ड हैं, ठीक है, या तो फिर दो व्हील्स जो हैं वो एक रॉड से आपस में अटैच्ड हैं, एक व्हील बड़ा है एक व्हील छोटा है, ठीक है। तो अलग अलग तरह का ये जो पूरा सेटअप है वो होता है। तो मान लो अगर दो व्हील्स आपस में अटैच्ड हैं एक रॉड से, ठीक है, तो बड़े वाले को हम बुलाते हैं व्हील, ठीक है, जो बिगर वन है दैट इज कॉल्ड एज अ व्हील, और जो छोटा वाला होता है उसे हम एक्सेल बुलाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम व्हील पर एफर्ट लगाते हैं तो हम एक्सेल से किसी भी चीज़ को, जैसे लोड को एक तरह से हमने लगा दिया है, तो जब व्हील मूव करेगा तो एक्सेल भी उसके साथ साथ मूव करता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील एंड एक्सेल। सो लेट अस टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ व्हील एंड एक्सेल। तो व्हील और एक्सेल जो है ना, ये हमें कार में सबने स्टीयरिंग व्हील तो देखा ही है ना। तो ये जो स्टीयरिंग व्हील होता है, सो दिस इज द व्हील, है ना, और ये जो होते हैं यहाँ पर रॉड्स जो होती हैं इनको हम एक्सेल बुलाते हैं। वैसे ही डोर की जो नॉब होती है जिसे हम रोटेट करते हैं वो व्हील होता है, और बीच में जो रॉड होती है जो बेसिकली हमें हेल्प करती है अपना काम करने में, डोर को खोलने में बंद करने में, सो दैट इज द एक्सेल। इज दैट करेक्ट? ओके। तो ऐसे ही एक स्क्रू ड्राइवर की अगर हम बात करें, सो दिस इज द व्हील एंड दिस रॉड इज बेसिकली द एक्सेल, करेक्ट। सो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ अ सिंपल मशीन जो हमारे एफर्ट को कम करके हमें अपना काम करने में, काम को ईजी बनाने में हमारी हेल्प करता है। सो नाउ कमिंग ऑन टू दीज applications or examples जो आपकी बुक में है। So steering wheel, so this is the wheel and this is the axle, right? So again this is the wheel, ठीक है, जिसे हम रोटेट करते हैं ऊपर से स्क्रू ड्राइवर को पकड़ के, and this is the axle. So again in water taps जहाँ पर हम रोटेट कर रहे हैं that is the wheel and the stick is the axle. Is that clear? Okay. Now coming on to a question, a wheel is used with an axle because, तो बताओ व्हील को हम एक्सेल के साथ क्यों यूज करते हैं? तो मैं बताती हूँ। देखो व्हील जो होता है ना, जब आप व्हील पे एफर्ट अप्लाई करते हो, ठीक है, तो एक्सेल जो है वो उसके साथ साथ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप यहाँ पर एफर्ट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन होती है, राइट। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है, और दूसरी कौन सी फ्रिक्शन होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। अब अगर मैं आपको एक पहाड़ पे बिठा दूं और अब मैं आपको बोलूं कि जाओ यहाँ से स्लाइड करो, मुश्किल होगा करना, राइट। वही मैं बोलूं कि जाओ रोल करो, जल्दी जल्दी से रोल करो, तो आप रोल इजीली कर पाओगे। सो बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ व्हेन दीज आर व्हील को हम एक्सेल के साथ इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज दिस रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इस वजह से जो हमारा एफर्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है, हमारा जो काम है वो इजी हो जाता है। सो द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इज दैट करेक्ट? तो चलो लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज हाउ डज व्हील हेल्प इन मूविंग द एक्सेल। तो व्हील जो है वो एक्सेल को मूव करने में हेल्प कैसे करता है? तो अब देखो जो व्हील होता है ना, व्हील और एक्सेल आपस में अटैच होते हैं, एक मूव करेगा तो दूसरा भी करेगा, ठीक है। मान लो ये एक व्हील है जो किसी एक्सेल के साथ अटैच्ड है, तो अगर आप दोनों को ही देखो ना तो दोनों ही किस शेप में है, सिलेंडर शेप में है, ठीक है, दोनों ही सिलेंड्रिकल है। तो व्हील और एक्सेल दोनों ही सिलेंडर शेप होते हैं, और जब एक चीज, जैसे जब हम व्हील को मूव करेंगे तो एक्सेल खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देता है, और ये हमारे एफर्ट को कम करता है और हमारी स्पीड को बढ़ाता है। जैसे अगर एक स्क्रू ड्राइवर लो और उससे एक स्क्रू को खोलो, स्क्रू को ऐसे खोलो तो मुश्किल होता है ना, नहीं खोल पाते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम स्क्रू ड्राइवर लेते हैं और उसके टॉप व्हील से जोर लगा, मतलब थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, तो एक्सेल मूव करता है, और जब एक्सेल मूव करता है तो वो जो स्क्रू है वो ज़्यादा ईजिली खुल जाता है। सो दिस इज वाई, दिस इज हाउ व्हील हेल्प इन मूविंग द एक्सेल, ठीक है। तो व्हील क्या करता है, वो एक्सेल को मूव करता है, और इससे हमारे जो काम करने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन मतलब एक वुडन प्लैंक होता है जो ऐसे इंक्लाइंड होता है, मतलब जिसमें ऐसी एक स्लोप सी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन होता है ना, अकेले एक सिंपल मशीन के जैसे काम करता है और हमारे एफर्ट को बहुत ही ईजिली रिड्यूस कर देता है। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसकी मैकेनिकल एडवांटेज, तो एक बार मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला जो है वो रिकॉल कर लें। क्या होता है बताओ बताओ, लोड अपॉन एफर्ट,
यही होता है ना। तो इस इंक्लाइंड प्लेन का, पुली का हमने क्या देखा था, या तो 1 होगा या 1 से कम होगा, लेकिन हमारी मैकेनिकल एडवांटेज जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हमारी इफेक्टिव मशीन को बोला जाएगा, राइट। तो ये वो प्लेन है जिसमें हमारा एफर्ट कम होता है और हमारा लोड ज़्यादा होता है, मतलब आप कम एफर्ट में ही ज़्यादा लोड को ले जाओगे। सो दिस इंक्लाइंड प्लेन हैज़ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ greater than 1 and this is always right। तो आपको क्या लगता है ये इंक्लाइंड प्लेन है, कहाँ कहाँ यूज होते होंगे? उससे पहले ये समझने की कोशिश करो कि ये मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब ये ज़्यादा कब होगी, कब हमारा एफर्ट कम और लोड ज़्यादा होगा। तो आप ये देख रहे हो ये ऐसे एक राइट ट्राइंगल जैसा बन रहा है। तो इस राइट ट्राइंगल में जब हमारी ए बी जो है इसकी लेंथ ज़्यादा होगी और बी सी की हाइट कम होगी, मतलब ए बी शुड बी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर 2 चीज़ें ड्रॉ कर रही हूँ, मेरे को बताना, ठीक है, इनको ध्यान से ऑब्जर्व करना। एक है ये, ठीक है, और दूसरी है ये। तो दोनों ही मैंने राइट ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि चलो बच्चों ये एक पहाड़ है, इसको चढ़ते जाना है, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक तो है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे ये तो हम फटाफट चढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ ये जो है इसमें आप बोलोगे ये तो बहुत दूर लग रहा है, इसकी तो लेंथ बहुत ज़्यादा है, इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट तो बहुत दूर है, तो मैम इसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो ये जो हाइट है जो ऐसे स्टीप है, इस स्टीप को चढ़ने में क्या आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा? और अगर इसी को हम ऐसे कर देते हैं तो ऑल्दो ये जो लेंथ है ये बढ़ जाएगी, लेकिन आप आराम से घूमते फिरते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाओगे, ठीक है, हिल के फुट से हिल के हेड तक पहुंच जाओगे, टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज उतनी ज़्यादा तब होगी जब हमारी स्लोप जो है वो लेस स्टीप होगी, मतलब ये जो इंक्लाइंड पोर्शन है ना ये लेस स्टीप होगा, ना कि ऐसे होगा। इट शुड बी लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। तो अगर ऐसे होगा तो चढ़ने में मुश्किल होगी, अगर ऐसे होगा तो चढ़ना ईजी होगा। इज दैट करेक्ट? ओके। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, करेक्ट? तो याद रखना। चलो कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं भाई कहाँ पर यूज करते हैं। तो मान लो एक ट्रक है, उस ट्रक में आपको सिलेंडर चढ़ाने हैं, ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल काम है भाई, एक भरा हुआ सिलेंडर खाली भी हो, इतना आसान तो खाली को चढ़ाना भी नहीं है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप उठाओगे और फिर ट्रक पे चढ़ोगे और फिर डालोगे। इससे बेटर कि हम वहाँ क्या करते हैं, एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन बना देते हैं जिसका एक एंड ट्रक के यहाँ पर है सरफेस के साथ जहाँ पर हमें सिलेंडर को चढ़ाना है, और जो हमारा दूसरा एंड है वो हमारा ग्राउंड के साथ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों मिलकर इस सिलेंडर को धक्का लगाएंगे ऊपर की तरफ। क्या होगा, आराम से एक के बाद एक सिलेंडर चढ़ाते जाएंगे और अपना काम खत्म करेंगे। वहीं अगर हमें एक एक उठाना पड़े तो बहुत डिफिकल्ट तो होगा, राइट। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये हमारे एफर्ट को कम कर रहा है और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोड जो है वो ट्रक में लोड होता जा रहा है। दूसरा, आपने ऐसा भी कुछ देखा होगा, ऐसी मशीनरी होती है जिसे अगर हमें कार को एक ट्रेलर में लोड करना है तो कैसे करोगे भाई, वो भी तो मतलब एक हाइट पे होता है ना ट्रेलर, ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन से लगा होता है, तो कुछ डिस्टेंस तो होता है वो जो सरफेस है जहाँ पर हमारी कार ने जाना है एंड द ग्राउंड। तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते नहीं, कार को उठाओ और डाल दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ इंक्लाइंड प्लेन लगाते हैं और कार जो है वो आसानी से चढ़ के हमारे सरफेस उस ट्रक के अंदर चली जाती है। दूसरा, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि स्टेयर्स भी बनी होती है और स्टेयर्स के साथ साथ ऐसे कुछ इंक्लाइंड प्लेन्स भी होते हैं। तो मान लो कि अगर कोई पेशेंट काफ़ी बीमार है और वो नहीं चल पा रहा है और काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन है, उसको लेकर जाना है, ठीक है। अब स्ट्रेचर को
2 लोग पीछे से 2 लोग आगे से उठाएंगे तो स्टेयर्स मान लो 10 स्टेयर्स हैं तो आपको लगता काफ़ी रिस्की काम है और काफ़ी एफर्ट वाला काम है। वहीं पर अगर ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया जाए और जो स्ट्रेचर में व्हील्स तो होते ही हैं तो बस वो व्हील्स को ऊपर चढ़ाते गए इंक्लाइंड प्लेन में और फटाफट हम पहुंच गए जाकर हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी वार्ड में। ठीक है, इजी। ओके, अब अगर आप अपने घर की स्टेयर्स को भी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो स्टेयर्स को ना अगर ऐसे बना देंगे, ठीक है, स्टेयर्स हैं लेकिन बिल्कुल ऐसे हैं तो डर भी लगेगा चढ़ने में, एफर्ट भी होगा चढ़ने में। वहीं पर इसको थोड़ा ऐसे करके अब यहाँ पर प्लेन को इंक्लाइन करके अब यहाँ पर स्टेयर्स बनाई जाए तो क्या आपको लगता है कि ये आसान होगा चढ़ना? बिल्कुल आसान होगा। तो इसीलिए जितना ज़्यादा ये इंक्लाइंड होता है, जितनी कम स्टीप होता है ये हमारा ये वाला सरफेस, उतना कम एफर्ट लगता है और उतना ही इफेक्टिवली हम अपने लोड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आप रोड्स भी देखो, अब एक पहाड़ है उसके ऊपर, मतलब मान लो कि मंदिर है पहाड़ के ऊपर है तो लोग की दर्शन करने पैदल जाते हैं, लेकिन एक दिन अगर ऐसा हो कि रास्ता बन जाए और मज़ा आ जाए और हम सीधा गाड़ी में बैठे और दर्शन करें और वापस आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए अब मैं बोलूँ कि हिल के फुट से मुझे टॉप ऑफ द हिल जाना है, ठीक है। और अब आप क्या करो कि अब एक रोड बना दो, तो अब ऐसी हिल थी मान लो, ठीक है, ये थी हमारी हिल। कहाँ बनाऊं? हिल, यहाँ बना देती हूँ हिल, ठीक है। तो ये थी मेरी एक हिल। तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि मैं सीधा ऐसा रोड बना दूंगी, ठीक है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। वहीं पर अगर मैं थोड़ी थोड़ी सी चढ़ाई देके ऐसे घूमते फिरते रास्ता बनाऊं तो मैं इजीली टॉप पे पहुंच जाऊंगी। ऑल्दो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे हमने बात की कि ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा होगा और तभी कम स्टीप होगा और तभी एफर्ट हमारा कम लगेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम ऐसे घूमते फिरते लंबे रास्ते से जाएं तो हम इजीली ऊपर पहुंच जाएंगे। वहीं पर अगर मैं ऐसे रास्ता बना दूं तो गाड़ी भी ना एक टाइम पे डर लगेगा कि ओहो ये बैक ही ना चली जाए, और गाड़ी को भी एफर्ट लगेगा ऊपर तक जाने में, ठीक है। सो दिस इज हाउ लाइक द रोड्स आर मेड ऑन हिल्स। तो आपने देखा होगा कि आपको लगता है यार यहाँ से वहीं तो आए हैं, देखना कितना घूम घूम के आ रहे हैं, क्यों सीधा नहीं रास्ता बना देते? बिकॉज दैट विल इंक्रीज द एफर्ट, दैट विल इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज एंड दैट विल नॉट बी इफेक्टिव, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन के एग्जाम्पल समझ आए सबको अच्छे से? चलो आगे देखते हैं। अब हमारा एक और टॉपिक बचा है, क्या है वो टॉपिक? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ वेज। तो आपने कभी ऐसे कुल्हाड़ी देखी है? देखी होगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ना वो कुछ ऐसे एक तरफ से मोटी होती है और ऐसे 2 प्लेन्स जो है ना, मतलब ऐसा होता है कि ऐसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो यहाँ पर ना ये वाला जो पोर्शन है जहां पर 2 इंक्लाइन प्लेन ऐसे आके मिल रहे हैं, दिस इज शार्प, और ऊपर वाला ब्लंट होता है और वो काफी मोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 2 ऐसे इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे 2 इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं, और इनको जोड़ने से क्या बनता है? इनको जोड़ने से वेज बनता है, ठीक है, एक वेज शेप बनता है। ये वेज जो होता है ना, ये एक साइड ब्लंट होती है और एक साइड कैसी होती है? शार्प होती है। तो वेज भी एक सिंपल मशीन की तरह एक्ट करता है, जिसका शार्प एज क्या करता है? हमारे 2 इंक्लाइंड प्लेन्स को साथ में मिलाने से बना होता है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। अब देखो कैसे समझेंगे हम। मेरे पास क्या है? मेरे पास ये एक नाइफ है। तो नाइफ में ना हमने हमेशा सुना है कि एक ब्लंट एंड होता है और एक काफी शार्प एंड होता है। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी क्या किया है? 2 इंक्लाइंड प्लेन्स लिए हैं और इन दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स को आपस में मिला दिया है। तो जहां पर ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है जहां पर ये मिले हैं, दिस इज द शार्प एंड, और ऊपर वाला ब्लंट एंड होता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी 2 इंक्लाइंड प्लेन्स आपस में मिलकर एक वेज बनाते हैं, एंड दिस वेज हैज 1 शार्प पोर्शन विच इज अ सिंपल मशीन विच मेक्स आवर वर्क ईजियर, ठीक है। मशीन क्या है? एक ऐसी चीज जो हमारे काम को आसान बना रही है। तो अब अगर मैंने ये 2 वेज को मिलाकर ये एक नाइफ बनाया है तो मैं आराम से अपनी सब्जियां काट सकती हूँ, फ्रूट्स काट सकती हूँ कि नहीं? एग्जैक्टली। सो ये एक वेज का एग्जाम्पल है। वहीं पर एक स्क्रू ड्राइवर ले लो। स्क्रू ड्राइवर की ना ये टिप अगर आप देखो, तो हमने व्हील और एक्सल पढ़ा था, तो ये है व्हील और ये क्या है? दिस इज
एक्सेल, ठीक है। अब इस एक्सेल का ये वाला पोर्शन देखो, तो आप देखोगे कि एक इंक्लाइंड प्लेन ये है, एक ये है, दोनों आपस में मिले हैं और इन्होंने ये एक शार्प सा एज यहाँ पर बना दिया है। तो अब अगर मुझे स्क्रू खोलना होगा तो मैं अपनी उंगली से खोलने जाऊंगी तो वो खुलेगा नहीं या बहुत टाइम लगेगा। वहीं मैं एक स्क्रू ड्राइवर लाऊं और इसको ऐसे ऐसे खोलने लग जाऊं तो क्या आपको लगता है कि मेरा काम आसान हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और वही तो हमारी मशीन्स करती हैं, राइट, हमारे काम को आसान बनाना। तो वेज इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन। तो एक नेल या फिर एक नीडल, राइट, एक नाइफ, all of them are the examples of a wedge, which are the simple machines. Okay, now the last one is the screw. स्क्रू क्या होता है? देखो बड़ा ही सिंपल होता है। स्क्रू और नेल में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? स्क्रू जो होता है ना वो एकदम, सॉरी, नेल जो होती है ना वो एकदम ऐसा राउंड प्लेन सरफेस होता है उसका। लेकिन अगर हम स्क्रू देखें तो स्क्रू में ना हमें ये ऐसे रिंग्स से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे होता है, राइट, ऐसे ही होता है ना। तो ये जो स्क्रू होता है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सिंपल मशीन। तो अगर आप इस स्क्रू को ध्यान से देखो ना तो हम इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सो द टॉप वन इज द हेड, राइट, एंड दिस इज द बॉडी। और बॉडी में ये जो आपको ऐसे ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द थ्रेड्स। एंड फाइनली ये जो पोर्शन है जहां पर ऐसा लग रहा है कि 2 इंक्लाइंड प्लेन आपस में मिले हैं, तो उसे हम बुलाते हैं टिप, राइट। सो हेड, थ्रेड्स एंड टिप, राइट। तो अब अगर आप हेड देखो ना तो जो हेड होता है किसी भी स्क्रू का, उसके बीच में ऐसे कट दिखाई देता है आपको, एक डिप्रेशन सा होता है बीच में। क्यों होता है? ताकि जब आपको वो स्क्रू खोलना हो तो आप स्क्रू ड्राइवर के इस इंक्लाइंड प्लेन को उसके अंदर डालो और इजीली स्क्रू को रोटेट कर दो। होता है ना। तो अगर मैं आपको एक वुडन कोई भी एक वुड दे दूं और मैं बोलूं अब इस स्क्रू को खोलो, तो आप खोल पाओगे? नहीं, बहुत मुश्किल होगा। ये बना ही इसलिए होता है ताकि ये स्क्रू का ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये उसके अंदर चला जाए और इजीली हम इस स्क्रू को लगा पाएं या फिर इसको निकाल पाएं। सो दिस इज अ स्क्रू। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सिंपल मशीन। तो ये भी क्या है? ये भी हमारी एक सिंपल मशीन है। तो आपके घर में ना, जैसे हमने आई थिंक लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि कोई भी मशीन क्या है, ठीक है, मशीन वो चीज़ है जो आपके काम को आसान बनाती है। तो उसमें चाहे वो एक नाइफ है, चाहे वो एक छोटी सी नीडल है जो आपके को कपड़ों को स्टिच करने में हेल्प करती है। सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट मेक्स योर लाइफ ईजियर, सिंपलर एंड रिड्यूसेस योर एफर्ट इज अ मशीन। तो अब तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं मशीन के। तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो। और अगर आपको लगता है कि मैम सामने बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, सो प्लीज बुक योर क्लास ऑन लर्नो हब स्वयं। Okay, so now we come to our last topic. Before that, what is a screw? It is a simple machine which appears like an inclined plane wound around a rod with a pointed tip. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक रॉड है और इसके पास ये pointed tip है। Now the last is the care of machines. No doubt, machines make our lives easier. ठीक है, हो रहा है भाई। स्क्रू, इवन अगर हम एक छोटी से छोटी चीज़ स्क्रू ड्राइवर को ही देखें या स्क्रू को ही देखें तो वो हमारी लाइफ इजी बना रहा है। लेकिन जितनी ये लाइफ इजी बनाते हैं ना, उतनी ही ये केयर भी डिज़र्व करते हैं और हमसे मांगते हैं, राइट। तो क्योंकि मशीन है तो मशीन को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर अब आपके घर में एक फ्रिज है, राइट, तो अब अगर आप फ्रिज को टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करोगे, साफ नहीं रखोगे, तो क्या होगा? उसमें फंगस लग जाएगा, धीरे धीरे उसके सारे पार्ट्स खराब होने लग जाएंगे। सो मशीन शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट। कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए, वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। दूसरा, अब क्योंकि मशीन के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आयरन से बने होते हैं ना, आयरन में डर होता है रस्टिंग का, तो इसीलिए रस्टिंग से बचाने के लिए हमें पेंटिंग या फिर ग्रीजिंग करनी पड़ती है अपनी मशीन्स की। तो अगर आप
इवन अगर आप डोर के हिंज की बात करो ना, तो अगर आप उसमें प्रॉपर ग्रीजिंग या फिर ऑयलिंग नहीं करोगे तो वो भी आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, वो आवाज़ करते रहेंगे, आप ध्यान नहीं दोगे और एक दिन वो हिंज टूट जाएगा, वो रस्ट से खराब हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड टेक केयर ऑफ आवर मशीन्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मशीन शुड बी लुब्रिकेटेड। तो वही ग्रीजिंग दैट शुड बी डन सो एज टू कीप रिड्यूस द फ्रिक्शन, और जितनी फ्रिक्शन कम होगी उतने ही स्मूथ हमारी मशीन्स काम करेंगे और उतना ही वेयर एंड टियर कम होगा। तो लुब्रिकेशन इज नीडेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर हम ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये हमारी मशीन्स की लाइफ को और इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे ज़्यादा टाइम तक। आज वो लोग जो अपने फ्रिज को अच्छे से साफ रखते हैं और वो लोग जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि वो लोग जो अपनी चीज़ों की केयर करते हैं उनका सामान ज़्यादा चलता है, और जो नहीं करते हैं उनका सामान जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसकी लाइफ और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, साफ़ नहीं करोगे तो एक दिन वो ठंडा करना भी बंद कर देगा फ्रिज। तो अगर आप चाहते हो कि वो ज़्यादा एफिशिएंट रहें तो आपको मशीन्स की केयर करनी पड़ेगी। ओके, सो आई होप द चैप्टर इज क्लियर। कोई भी डाउट हो तो आपको पता है कहाँ आना है, या फिर आस्क क्वेश्चन सेक्शन या फिर लर्न हब स्वयं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। कहीं भी डाउट हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस ऑन लर्नो हब। यू कैन बुक अ क्लास विद लर्नो हब स्वयं। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।